मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर ऑडिट डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 10 सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे, एग्जाम किट के क्वेश्चंस, वो हम लोग कर रहे थे और हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराने की मेरी कोशिश है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही डिटेल में अच्छे से करके आपको जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का केस स्टडी एग्जामिनर आपको दे सकते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक्स अगर आपके प्रॉपर हैं, किस तरीके से ऑडिट करी जाती है, कौन कौन से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हमें किस किस सिचुएशन में हमें अडॉप्ट करने चाहिए, वो सारी चीजें अगर आप इन एग्जाम किट के क्वेश्चंस को थॉरोली कर लेते हैं तो फिर बड़े आराम से आप उसको एग्जाम में फिर कैसा भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड मतलब सेम यही प्रोसीजर्स लगा करके आप उसको अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, इनको बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा। सो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 234 and this question is relating to the dashing company. So केस स्टडी है डैशिंग कंपनी। तो सबसे पहले हम इसकी पूरे केस स्टडी पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस हैं। और देखिए किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। 4 मार्क्स का एक रहेगा, 6 मार्क्स का, 5 and 5। ये कैसे भी हो सकता है, 8 मार्क्स का भी हो सकता है, 2, 5 + 5, कुछ किसी भी तरीके से ये हो सकता है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डैशिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स वुमेन्स क्लोथिंग। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं, उस एंटिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एंटिटी में बेसिकली मैन्युफैक्चर क्या होता है। जैसे कुछ कंपनीज तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं और कुछ लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो लोग रिटेल करते हैं। जैसे जो ऑलरेडी सामान बनता है वहां से खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं। क्योंकि जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसका बिजनेस जाने बिना आप प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर्स आप नहीं लगा सकते। इसलिए ध्यान में रखना है, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैं अंडरलाइन इसलिए करता हूं, उससे आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ, अगर वुमेन्स क्लॉथिंग है तो मतलब एक तरीके से ये तो नॉर्मल क्लॉथिंग कह लो या फिर कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कह लो, उन सभी के लिए सेम अब चीज अप्लाई हो जाती है। सो डैशिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स वुमेन्स क्लॉथिंग एंड इट्स ईयर एंड वाज 31 जुलाई 2017। नाउ ईयर एंड ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो ईयर एंड है उसी के बेसिस पर आपको चीजें डिसाइड करनी होती है। जैसे मान लीजिए गुड्स डिस्पैच नोट्स इशूड बिफोर द डेट एंड आफ्टर द डेट। बिफोर द डेट का मतलब क्या होगा, 31 जुलाई 2017 से पहले जो गुड्स डिस्पैच नोट इशू किए गए हैं। आफ्टर द डेट यानी कि 31 जुलाई के बाद का, यानी कि जुलाई अगस्त का, ठीक है ना। सो इनका जो ईयर एंड होता है 31 जुलाई 2017। You are an audit supervisor of Jaunty and Company. So आप क्या हैं, आप एक ऑडिट सुपरवाइजर हैं और आपका जो ऑडिट फर्म है उसका नाम है Jaunty and Company. And the year end audit of Dashing Company is due to commence shortly. यानी कि डैशिंग कंपनी का जो ऑडिट है अभी शुरू होगा, यानी कि आपको सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह डिसाइड करने पड़ेंगे, आपको ऑडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी। नाउ आगे लिखा है, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉग्नाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ $2.6 million एंड टोटल एसेट्स ऑफ $18 million। नाउ ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक तो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, $2.6 million है, एंड यहां पे टोटल एसेट्स जो है ये $18 million है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आने वाले जैसे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो जहां पर ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन यानी कि क्वेश्चन में जब ये चीजें गिवन होती है तो कहीं ना कहीं आपको मटीरियलिटी, लेवल कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है। अगर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के दौरान अगर कोई भी एलिमेंट अगर वो मटेरियल है तो फिर आपका डेफिनेटली आपका जो ऑडिट ओपिनियन है वो मॉडिफाई होगा। एंड मटेरियल प्लस परवेसिव इन नेचर है, मटेरियल है बट परवेसिव इन नेचर नहीं है, तो उसके हिसाब से ऑडिट ओपिनियन आपकी मॉडिफाई होगी। बट अगर मान लो कोई चीज मटेरियल है ही नहीं
तो फिर आपका ऑडिट जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे लिए कि हम एक मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करें। तो क्वेश्चन में जब आएगा हम इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है $2.6 मिलियन एंड टोटल एसेट्स आपको गिवन है $18 मिलियन। आगे लिखा है यू हैव बीन गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटिंग रिसीवेबल्स। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिसीवेबल्स का ऑडिट करेंगे, विच इज अ मटेरियल बैलेंस। तो ये जो रिसीवेबल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस है, ये मटेरियल बैलेंस है। सो मटेरियल बैलेंस यानी कि इंपॉर्टेंट बैलेंस, इट इज अ ह्यूज अमाउंट, और उसका ऑडिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है। एंड एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट अप्रोच a positive receivable circularization is to be undertaken. Now इसी पैराग्राफ में बताया गया है कि आपको ऑडिट रिसीवेबल्स का ऑडिट करना है, और उस रिसीवेबल्स के ऑडिट के लिए आपको पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन सेंड करना है। किसको? डैशिंग कंपनी के कस्टमर्स को। नाउ आगे लिखा है At the planning meeting, the finance director of Dashing Company informed the audit engagement partner that the company was closing one of its smaller production sites, and as a result, a number of employees would be made redundant. Now, this is the important point. Planning की मीटिंग हुई। इस प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है, क्योंकि अभी डैशिंग कंपनी का ऑडिट शुरू होना है, तो उसके लिए ऑडिटर को ऑडिट प्लानिंग करनी है। तो ऑडिटर जब अपनी ऑडिट प्लानिंग कर रहा था तो वहां पर डैशिंग कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर को भी बिठाया गया, और डैशिंग कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर ने हमारी ऑडिट टीम को यह इंफॉर्मेशन दी कि उन्होंने एक स्मॉलर प्रोडक्शन साइट को जो है क्लोज कर दिया है, उसके फंक्शनिंग को बंद कर दिया गया, और इस कारण वो जो एम्प्लॉइज हैं, वो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, वो रिडंडेंट हो गए। रिडंडेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अब ये फैक्ट्री बंद हो गई। अब ये फैक्ट्री बंद हो गई, अब ये 10 एम्प्लॉइज को हम एकदम से नौकरी से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज है। तो उनके हिसाब से हम इन 10 एम्प्लॉइज को नौकरी से नहीं निकाल सकते, बट स्टिल उनको अपनी कंपनी में रखना पड़ेगा और उनको सैलरी देनी पड़ेगी, हालांकि वो अब कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं एक तरीके से डुप्लीकेसी, यानी कि रिडंडेंट मतलब एम्प्लॉइज ज्यादा हो गए, एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हो गए। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हो गए, अब वो कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, बट स्टिल आप उनको सैलरी देंगे। You need to pay them salary, and for that you have made a redundancy provision of $110,000 is included in the draft financial statements. तो आपने अपने financial statements में एक redundancy provision जो है 110,000 का जो है आपने एक redundancy provision create किया है। Now I think clear है students what is redundancy provision? नाउ आगे देखते हैं। नाउ अब यहां पे रिक्वायर्ड है पार्ट ए, कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला ए पार्ट है, डिस्क्राइब द स्टेप्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म इन अंडरटेकिंग अ पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन फॉर डैशिंग कंपनी। क्वेश्चन में ही हमें बताया गया है आपकी जिम्मेदारी है ऑडिट करना रिसीवेबल्स का, और उसके लिए आपको पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन भेजना जरूरी है। सो क्वेश्चन है कि एज एन ऑडिटर आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, आप क्या क्या कदम उठाएंगे, आपकी क्या तैयारी होगी बिफोर यू आर अंडरटेकिंग या फिर बिफोर यू आर सेंडिंग द पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो कम से कम 8 पॉइंट्स आपके इसमें होने चाहिए, ठीक है ना। कोई कंपलसरी नहीं है कि 8 ही हो, जब पॉइंट ही 6 बनेंगे तो फिर आप 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बट आपके मेन पॉइंट्स इसमें जो है इंक्लूड होने चाहिए। तो सबसे पहला,
जब भी आप किसी जैसे एक ऑडिटर जब अपने क्लाइंट के कस्टमर्स को पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन भेजता है तो उसको सबसे पहले जो है अपने क्लाइंट से परमिशन लेनी होगी, यानी कि कंसेंट लेना होगा। सो हियर आर द स्टेप्स। पार्ट ए, आंसर ए है ये। स्टेप्स इन अंडरटेकिंग अ पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन ऑफ डैशिंग कंपनी। डैशिंग कंपनी के कस्टमर्स को पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन भेजने से पहले क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? द फर्स्ट पॉइंट, obtain consent, यानी कि you should take the permission, obtain consent from the finance director of dashing company in advance of undertaking the circularization। सर्कुलराइजेशन भेजने से पहले आपको डैशिंग कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर से इस बात की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि बिना परमिशन लिए आप अपनी मर्जी से कोई सर्कुलराइजेशन आप भेज नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑडिटर शुड डू, ही शुड टेक द कंसेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, obtain a list of trade receivables at the year end। साल के एंड में जो ट्रेड रिसीवेबल्स, नाउ स्टूडेंट्स यहां से आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। obtain a list of trade receivables, ईयर एंड, ईयर एंड कब का है? यहां पे हमारे क्वेश्चन में गिवन है 31 जुलाई। सो 31 जुलाई के दिन जो ट्रेड रिसीवेबल्स की जो लिस्ट है उसे ऑब्टेन कर लो। अपने डैशिंग कंपनी से पूछो कि भाई जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं सभी का लिस्ट ला करके दो। कास्ट दिस एंड अग्री इट टू द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स की जो लिस्ट है उसमें जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन सभी रिसीवेबल्स का टोटल करो और उसके टोटल को रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के टोटल से जाकर के मैच करो, एग्री करो। तो वो टोटल यानी कि जो इंडिविजुअल जो ट्रेड रिसीवेबल्स का जो टोटल है एंड रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो टोटल है ये दोनों मैच होना चाहिए। तो उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, हां जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो पूरे हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द रिसीवेबल्स लिस्ट ensuring that a number of nil, old, credit and large balances are selected। Now students, अब आपने डिसाइड किया कि आप पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन जो है अपने क्लाइंट के कस्टमर्स को भेजेंगे। तो अगर क्लाइंट के कस्टमर्स अगर मान लो 2000 हैं तो क्या उन सभी को आप सर्कुलराइजेशन लेटर भेजेंगे? दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। So what you need to do, you should select an appropriate sample। एक सैंपल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और कहां से सेलेक्ट करेंगे? ये जो रिसीवेबल्स का जो लिस्ट है इस लिस्ट में से कुछ सैंपल, कुछ लोगों को आप सेलेक्ट कर लेंगे और वो सैंपल में कौन कौन इंक्लूड होना चाहिए? वो रिसीवेबल जिसका बैलेंस निल है और वो रिसीवेबल जो बहुत पुराना है, काफी टाइम हो गया बट पैसा अभी तक आया नहीं है। एक ऐसा रिसीवेबल जिसका क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पैसा हमें उससे नहीं मिलेगा बल्कि हमने पैसा उसको देना है। एंड लार्ज बैलेंसेस, कुछ ऐसे बैलेंसेस जो काफी ह्यूज अमाउंट वाले हैं। तो जब आप एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं उस सैंपल में इस प्रकार के हर टाइप के रिसीवेबल्स अगर इंक्लूडेड होंगे तब हम कह सकते हैं कि यस इट इज एन एप्रोप्रिएट सैंपल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्कुलराइजेशन लेटर्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन डैशिंग कंपनीज लेटर हेड पेपर। नाउ स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। अगर आप एक लेटर लिख करके एक कंफर्मेशन लेना चाहते हैं अपने क्लाइंट के, कस्टमर को अगर आप अपने नाम से लेटर लिखेंगे तो फिर वो आपको जवाब क्यों देगा? डेफिनेटली वो आपको नहीं देगा क्योंकि आप उसके लिए नोन नहीं है। तो जब भी आपको इस सर्कुलराइजेशन लेटर लिख करके भेजेंगे तो वो किसके लेटर हेड पर होना चाहिए? उस लेटर पर किसका नाम होना चाहिए? जैसे यहां पे डैशिंग कंपनी, डैशिंग कंपनी का यहां पे नाम होना चाहिए और फिर उसके बाद जो है नीचे हमारे फाइनेंस डायरेक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए और बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे जो भी है वो ऑडिटर यहां पे लिख देता है। तो इस तरीके से अगर
कंपनी का नाम भी है और फाइनेंस डायरेक्टर के सिग्नेचर भी हैं, अब इस लेटर का जवाब जो है वो कस्टमर जरूर देगा, क्योंकि वो कस्टमर जो है इस डैशिंग कंपनी का है और वो डेफिनेटली इसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, circularization letters should be prepared on dashing company's letterhead paper requesting a confirmation of the year end receivables balance। तो ईयर एंड में जो भी बैलेंस है आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे। And for replies to be sent directly to the audit team using a prepaid envelope। तो ये जो सर्कुलराइजेशन आपने भेजा कस्टमर को, तो कस्टमर इसका जो भी है आंसर वो लिख करके वापस ये लेटर किसको भेजेगा, ऑडिट टीम को भेजेगा। इसलिए ऑडिट टीम क्या करती है, कस्टमर की सुविधा के लिए पहले से ही एक प्रीपेड एनवलप जो है उस लेटर के साथ भेज देती है, ताकि कस्टमर उसको पढ़े, जो भी अमाउंट है कोट करे, फोल्ड करके उस एनवलप में डाल करके सीधा वो किसको आएगा, ऑडिट टीम को आएगा। अब वापस डैशिंग कंपनी को नहीं जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज the finance director of dashing company should be requested to sign all the letters prior to them being sent out by a member of the audit team। यानी कि ये जो पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन को जो क्लाइंट्स को आई मीन जो कस्टमर्स हैं उनको भेजने से पहले ये जरूरी है कि यहां पर जो है फाइनेंस डायरेक्टर जो है यहां पे साइन कर दे। So finance director of dashing company should be requested to sign all the letters prior to them being sent out by a member of audit team। ऑडिट टीम का मेंबर इनको भेजने से पहले उसके ऊपर फाइनेंस डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर नो रेस्पॉन्स इज रिसीव्ड। अब आपने सर्कुलराइजेशन भेज तो दिया बट वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फॉलो दिस अप, यानी कि एक और लेटर आप भेजेंगे। तो भी आंसर नहीं आया तो क्या करेंगे, टेलीफोन करेंगे। तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं बना तो फिर क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स फिर आप परफॉर्म करेंगे। सो क्या करना है, वेयर नो रेस्पॉन्स इज रिसीव्ड फॉलो दिस अप विद अनदर लेटर और अ फोन कॉल, एंड वेयर नेसेसरी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स शुड बी परफॉर्म्ड। और जहां जरूरी है आप वहां पर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज When replies are received, जब भी आपको रिप्लाई मिलेगा, they should be reconciled to dashing company's receivables record। कस्टमर्स ने आपको रिप्लाई दे दिया, उनका जो भी अमाउंट वो बताते हैं उसे आप डैशिंग कंपनी के रिसीवेबल रिकॉर्ड से जाकर के चेक करिए। और अगर कोई डिफरेंस आता है, एनी डिफरेंसेस जैसे कि कैश और गुड्स इन ट्रांजिट है, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। अगर कोई डिफरेंस आता है अमाउंट में, उसका फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है ये पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ अब है हमारा पार्ट बी, डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अदर देन रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन। अदर देन, क्योंकि पार्ट ए में हमने ऑलरेडी सर्कुलराइजेशन के बारे में बात कर ली है, तो रिसीवेबल्स का ऑडिट करने के लिए सर्कुलराइजेशन के अलावा और क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स है जो ऑडिटर अडॉप्ट कर सकता है। डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अदर देन द रिसीवेबल्स सर्कुलराइजेशन the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence to verify each of the following assertions in relation to dashing company's receivables। तो स्टूडेंट्स यहां पर डैशिंग कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं उनके रिगार्डिंग ये कुछ assertions हैं, 1 2 3। पहला assertion क्या है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो ये सभी एसर्शंस को वेरीफाई करने के लिए आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, क्या क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे, ये आपको बताना है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर देन रिसीवेबल्स, मतलब यहां पे पॉजिटिव सर्कुलराइजेशन के अलावा चीजें आपको बतानी है। तो इस तरीके से ये तीन पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइडेड है। द टोटल मार्क्स विल बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन ईच पार्ट। तो ये 6 2 2 करके 6 मार्क्स का ये हमारा हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन को किस तरीके से ऑडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीवेबल्स।
accuracy, valuation and allocation. First point is review the after date cash receipt. After date, यहां पे ईयर एंड कब होता है? 31 जुलाई। आफ्टर डेट यानी कि 31 जुलाई के बाद का। रिव्यू द आफ्टर डेट कैश रिसिप्ट्स एंड फॉलो थ्रू टू प्री ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंसेस। सो 31 जुलाई के बाद आपने जो भी कैश रिसीव किया, इसको 31 जुलाई से पहले जो रिसीवेबल बैलेंसेस थे उसके साथ आप मैच कराएंगे रिव्यू। जैसे मान लीजिए 31 जुलाई से पहले मिस्टर ए ने हमें मान लो $20,000 देने थे। सो क्या 31 जुलाई के बाद क्या ये $20,000 हमने रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं? तो ये हमें एक तरीके से चेक करना है। सो रिव्यू द आफ्टर डेट कैश रिसिप्ट्स एंड फॉलो थ्रू टू प्री ईयर एंड रिसीवेबल्स बैलेंसेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज inspect the aged receivables report to identify any slow moving balances and discuss these with the credit control manager to assess whether an allowance or write down is necessary. आपको करना क्या है? जो aged receivables हैं, एक रिपोर्ट होती है स्टूडेंट्स जिसको हम कह देते हैं एज्ड रिसीवेबल्स रिपोर्ट। ये मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं? वो रिसीवेबल्स जो कि ओल्ड हो, यानी कि इनका ड्यू डेट आ चुका है, पेमेंट करनी थी बट अभी तक इन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो धीरे धीरे या तो पेमेंट नहीं करी है या तो फिर थोड़ा थोड़ा पेमेंट ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे जो रिसीवेबल्स हैं इसको हम लोग एज रिसीवेबल्स कह देते हैं और इन लोगों की पूरी एक रिपोर्ट बना दी जाती है। तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है? ये जो एज रिसीवेबल्स रिपोर्ट हैं इनको आप इंस्पेक्ट करेंगे टू आइडेंटिफाई एनी स्लो मूविंग बैलेंसेस, जिससे कि आपको पता चले कि हां कोई एक ऐसा पुराना रिसीवेबल है जो थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रहा है, बहुत धीरे धीरे पैसा दे रहा है। और ऐसे बैलेंसेस को फिर हम क्या करेंगे? क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर के साथ बैठ करके आप उसको डिस्कस करेंगे और आप उनसे बात करेंगे क्या हमें इनके लिए कोई अलाउंस क्रिएट करना है या फिर क्या इनको हम P&L में राइट डाउन कर दें। तो इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एनी स्लो मूविंग और एज्ड, ठीक है ना, दोनों का लगभग एक ही मीनिंग होता है, स्लो मूविंग और एज्ड बैलेंसेस, रिव्यू कस्टमर करस्पॉन्डेंस to assess whether there are any invoices in disputes. कस्टमर करस्पॉन्डेंस, आपके क्लाइंट और कस्टमर के बीच में अगर कुछ भी बातचीत हुई है, कुछ ईमेल्स वगैरह एक्सचेंज हुए हैं, उन्हें आप रिव्यू करिए। उससे आपको पता चलेगा क्या इन रिसीवेबल्स में कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। अगर डिस्प्यूट चलेगा तो हो सकता है कि वो पैसा आपको कंपनी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो whether there are any invoices in dispute, कोई इनवॉइस तो नहीं है जिसपे कोई गड़बड़ी चल रही हो, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो। And the last point is review board minutes of dashing company to assess whether there are any material disputed receivables. ना अब आप क्या करना है लास्ट में? ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो कस्टमर करस्पॉन्डेंस को रिव्यू करिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मीटिंग्स के जो बोर्ड मिनट्स हैं उनको भी आप रिव्यू करिए। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई मटेरियल बैलेंसेस, डिस्प्यूटेड जो रिसीवेबल्स है उनके ऊपर अगर कोई बात चल रही है तो उसकी नॉलेज आपको हो जाएगी। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक्यूरेसी को चेक करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब एक तरीके से जो टोटल अमाउंट जो आया है क्या वो ठीक आया है, नहीं आया है, क्या इनकी वैल्यूएशन प्रॉपर हुई है, नहीं हुई है, इस चीज को हम लोग यहां पे चेक करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स आपको लगाने हैं। नाउ एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन के बाद जो अगला हमारा असर्शन है जिसे हमें चेक करना है वो है कंप्लीटनेस। जब मैं कहता हूं कंप्लीटनेस, तो जो टोटल रिसीवेबल्स जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड हुए हैं? कोई ऐसा रिसीवेबल तो नहीं जिसको रिकॉर्ड करना चाहिए था बट अपन ने नहीं किया, उस चीज को हम यहां पे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ गुड्स डिस्पैच नोट्स, GDN। सबसे पहले आप क्या करेंगे?
select a sample of goods dispatch notes from before the year end. year end कब है? 31 जुलाई. So before the year end, यानी कि गुड्स डिस्पैच नोट्स 31 जुलाई से पहले जो भी गुड्स डिस्पैच नोट्स हैं उन्हें आप सेलेक्ट कर लीजिए. अग्री टू सेल्स इनवॉइसेस, इनको आप सेल्स इनवॉइस से मैच कराइए. एंड टू इंक्लूजन इन द ईयर एंड रिसीवेबल्स लेजर, और क्या यही अमाउंट ईयर एंड रिसीवेबल्स लेजर में इंक्लूडेड है या नहीं है. सो गुड्स डिस्पैच नोट को मिलाना है हमें सेल्स इनवॉइसेस से, और सेल्स इनवॉइसेस को हमें चेक करना है क्या ये हमारे ईयर एंड रिसीवेबल्स लेजर में इंक्लूडेड है या नहीं है. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गुड्स डिस्पैच तो कर दिया, सेल्स इनवॉइस भी आपने रेज कर दिया, बट वो रिसीवेबल बैलेंसेस लेजर में इंक्लूडेड ना हो, नहीं तो फिर कंप्लीटनेस काम नहीं आएगा. तो सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए. तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करेंगे. सेकेंड पॉइंट इज अग्री द टोटल ऑफ इंडिविजुअल रिसीवेबल लेजर अकाउंट. अग्री द टोटल ऑफ इंडिविजुअल रिसीवेबल लेजर अकाउंट, जैसे मिस्टर ए का, बी का, सी का, डी का, इन सभी का टोटल कर लो. इन सभी का टोटल करके फिर आप उसको कहां पे किससे वेरीफाई करोगे? रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट से जाकर के अग्री करोगे, और फिर उसको किससे जाकर के मैच करोगे? ट्रायल बैलेंस में क्या उतना ही अमाउंट शो हो रहा है, नहीं हो रहा है. सो व्हाट यू डू, यू इंडिविजुअल जो रिसीवेबल्स है उन सभी का टोटल करेंगे, कंट्रोल अकाउंट से उसको मैच कराएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस में जाकर के उसको चेक करेंगे. अगला पॉइंट है ऑब्टेन द प्रायर ईयर एज रिसीवेबल्स लिस्टिंग and for significant balances compared to the current year receivables listing for inclusion and the amount due. Discuss with management any missing receivables or significantly lower balances. Now student, ये point भी आपका काफी important है. करना क्या है आपने? Obtain the prior year age receivables. पिछले साल के prior year, last year, पिछले साल के जो एज रिसीवेबल्स थे, जो पुराने रिसीवेबल्स थे, उन्हें आप ऑब्टेन करेंगे. प्रायर ईयर एज रिसीवेबल्स लिस्टिंग. एंड फॉर सिग्निफिकेंट बैलेंसेस, और जो बड़े बड़े बैलेंसेस हैं, एंड फॉर सिग्निफिकेंट बैलेंसेस कंपेयर टू द करंट ईयर रिसीवेबल्स लिस्टिंग फॉर इंक्लूजन एंड द अमाउंट ड्यू. ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल के जो रिसीवेबल्स थे जिसका पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है, उन्हें कहीं हमने इस साल के रिसीवेबल्स लिस्टिंग में तो उसको इंक्लूड नहीं किया है. इसके बारे में आपको चेक करना है. डिस्कस विद मैनेजमेंट एनी मिसिंग रिसीवेबल्स. अगर कोई रिसीवेबल मिसिंग है तो उसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे. और सिग्निफिकेंटली लोअर बैलेंसेस है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे. Next point is review the receivables ledger for any credit balances and discuss with management whether these should be reclassified as payables. So receivables ledger में आप जाकर के देखिए, अगर आपको किसी रिसीवेबल का कोई क्रेडिट बैलेंस मिलता है तो फिर आप मैनेजमेंट से बात करेंगे और पूछेंगे क्या इस क्रेडिट बैलेंस को आप रिसीवेबल्स में क्लासिफाई ना करके क्या इसको वापस पेएबल्स में क्लासिफाई करेंगे या नहीं. ये आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कंप्लीटनेस के बारे में भी जो है हम ये फलाना ऑब्जेक्टिव जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स है ये सारे हमें लगाने हैं. अगला जो असर्शन है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. Rights and obligations. Review bank confirmations and loan agreements for any evidence that receivables have been assigned as a security for amounts owed by dashing company. आप बैंक से कंफर्मेशन लीजिए, लोन एग्रीमेंट्स को आप रिव्यू करिए और देखिए कहीं ये जो रिसीवेबल्स हैं ये डैशिंग कंपनी ने लोन जो लिया है उसके रिगार्डिंग एज अ सिक्योरिटी तो इन्होंने असाइन नहीं करी है. ये आपको चेक करना है. रिव्यू बोर्ड मिनट्स for evidence that legal title to receivable has been sold on to third party such as factor. ये जो receivables है इसका जो लीगल टाइटल है ये क्या कहीं हमने इसको थर्ड पार्टी को तो नहीं बेचा है, लाइक फैक्टर को तो हमने नहीं बेचा है. फैक्टर ये बेसिकली क्या करेंगे, ये रिसीवेबल्स को कलेक्ट करके फिर आपको वो पैसा लौटा देंगे. एक तरीके से फिर ये बीच में कमीशन लेते हैं. तो ये चीज आपको कहां से पता चलेगी, जब आप बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करोगे.
Next point is, for a sample of receivables, agree the balance recorded on the receivables ledger to the original name of the customer on a sales order or a contract. आपको करना क्या है, कुछ रिसीवेबल्स के सैंपल्स उठाने हैं और उसको देखना है कि जो रिसीवेबल में जो नाम लिखा है उसे ओरिजिनल नेम से या फिर जो सेल्स ऑर्डर है उनसे उसको जाकर के मैच कराना है, ताकि आपको यह पता चले कि कोई डम्मी एंट्री तो नहीं हुई है. सो ट्यूटोरियल नोट्स मार्क्स विल बी अवॉइडेड फॉर एनी अदर रेलेवेंट रिसीवेबल्स टेस्ट. कहने का मतलब जो यहां पे लिखा है जरूरी नहीं कि वैसा ही है, आप अपने हिसाब से भी यहां पे आंसर्स लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, दो पार्ट जो है हमारे यहां पे क्वेश्चंस के हो गए हैं. नाउ सी जो पार्ट है, describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to the redundancy provision at the year end. स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक स्मॉलर प्रोडक्शन साइट को क्लोज कर दिया गया, उससे एम्प्लॉइज जो है रिडंडेंट हो गए और उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया गया $110,000. तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं ये अब हम लोग देखेंगे. नाउ सी, redundancy provision. Discuss with the directors of dashing company as to whether they have formally announced their intention to close the production site and make their employees redundant, to confirm that a present obligation exists at the year end. तो सबसे पहले तो आप डायरेक्टर से ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपने फॉर्मली ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप एक प्रोडक्शन साइट को आप क्लोज कर रहे हैं, और क्या आप अपने एम्प्लॉयज को रिडंडेंट कर रहे हैं. और फाइनली, क्योंकि जब आप रिडंडेंट होते हैं तभी ये ऑब्लिगेशन जो है, ये जो लाइबिलिटी है कि एम्प्लॉयज को हमें पेमेंट देना है, तभी वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज फिर ये एग्जिस्ट नहीं करती है. तो सबसे पहले एज एन ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डिस्कस द मैटर विद द डायरेक्टर्स ऑफ डैशिंग कंपनी. सेकेंड है, इफ अनाउंस्ड बिफोर द ईयर एंड, साल के खत्म होने से पहले ही अनाउंस कर दिया गया कि यस वी हैव क्लोज द प्रोडक्शन साइट, रिव्यू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन टू वेरीफाई दैट द डिसीजन हैज बीन फॉर्मली अनाउंस्ड. तो अगर अनाउंस किया है तो कैसे अनाउंस किया, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी आप चेक करेंगे कि हाँ इन्होंने एक्चुअल में अनाउंस किया है. नेक्स्ट पॉइंट इज, रिव्यू द बोर्ड मिनट्स to ascertain whether it is probable that the redundancy payments will be made. बोर्ड मिनट्स को आप रिव्यू करिए. बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में कुछ डिस्कशन किया होगा और उसमें उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हाँ हमें रिडंडेंसी पेमेंट्स करने हैं. तो इससे एज एन ऑडिटर आपको अश्योरेंस हो जाएगा कि यस ये लोग जिन एम्प्लॉइज को, मतलब फैक्ट्री बंद हुई है, उन एम्प्लॉइज को भी ये लोग पेमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, obtain a breakdown of redundancy calculations by employee and cast it to ensure completeness and agree to trial balance. अब आपको क्या करना है, obtain a breakdown. breakdown यानी कि पूरा डिटेल शीट आपको obtain करनी है. breakdown of redundancy calculations by employee. हर एक एम्प्लॉय का जो redundancy calculations है वो आपको obtain करने हैं and cast it to ensure कंप्लीटनेस एंड अग्री टू ट्रायल बैलेंस. और फाइनली फिर उसको जो है ट्रायल बैलेंस में जाकर के भी हमको चेक करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज, recalculate the redundancy provision to confirm completeness and agree components of calculation to supporting documentation such as employee contracts. So आप employee contracts को भी जाकर के वेरीफाई करेंगे. एक तो एम्प्लॉय ने जो कैलकुलेशन किया है उसी को आप दोबारा रिकैलकुलेट करके देखेंगे. रिकैलकुलेट द रिडंडेंसी प्रोविजन टू कंफर्म कंप्लीटनेस, एंड फिर उसको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा रहता है कि अगर आपको काम नहीं भी है तो भी हम आपको सैलरी वगैरह पे करेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज, रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड कैश बुक. पोस्ट ईयर एंड 31 जुलाई के बाद का जो कैश बुक है, post year end cash book to identify whether any redundancy payments have been made.
साल के बाद आपको चेक करना है कि एक्चुअल में कोई रिडंडेंसी पेमेंट किया गया है. कंपेयर एक्चुअल पेमेंट्स टू द अमाउंट्स प्रोवाइडेड टू असेस वेदर द प्रोविजन इज रीजनेबल. कितना एक्चुअल में पेमेंट हुआ है, कितना अनाउंस किया गया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि जो प्रोविजन बनाया गया है क्या वो प्रोविजन रीजनेबल है या नहीं. Next point is obtain a written representation from management to confirm the completeness of the provision. Obtain written representation. Management से आप written representation ले लीजिए और पूछिए कि उनको, मतलब management से आपको लिखित में देगा कि yes हमने जो provision create किया है वो complete है. And finally review the disclosure of the redundancy provision to ensure compliance with IAS 37. प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स. तो इसको जो है डिस्क्लोजर में भी आपको दिखाना पड़ेगा रिडंडेंसी प्रोविजन को. दैट्स इट. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट होता है. अब इसका एक क्वेश्चन और आपका बचता है जो डी पार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं. सो डी में थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पे. A few months have now passed and the audit team is performing the audit field including the audit procedures which you recommended over the redundancy provision. तो कुछ समय बीत रहा है, ऑडिटर अपना काम कर रहा है, they are also adopting the audit procedures और वो redundancy provision के ऊपर काफी सारे substantive procedures भी लगा रहे हैं. The team has calculated that the necessary provision should amount to $305,000. यानी कि कंपनी ने, डैशिंग कंपनी ने कितना प्रोविजन क्रिएट किया? $110,000 का प्रोविजन क्रिएट किया, बट होना कितना चाहिए? $305,000 का प्रोविजन होना चाहिए. The finance director is not willing to adjust the draft financial statements. So आप as an auditor आपने कैलकुलेट किया 305,000. So 305 में से 110 आप माइनस कर दो. तो ये जो सॉरी 195, तो इतने अमाउंट को फाइनेंस डायरेक्टर एडजस्ट करने से मना कर रहा है. तो क्वेश्चन है, डिस्कस द इश्यू एंड डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट. अगर ये अमाउंट फाइनेंस डायरेक्टर एडजस्ट नहीं करता है तो इसका असर ऑडिटर्स रिपोर्ट पर क्या होगा, इफ एनी. शुड दिस इश्यू रिमेन अनरिजॉल्व्ड. तो क्या होगा अगर ये इश्यू अनरिजॉल्व्ड रहा. डिस्कस द इश्यू एंड डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ एनी शुड दिस इश्यू रिमेन अनरिजॉल्व्ड. नाउ सी क्या इसका आंसर है. The company has impact on auditor's report. The company has included a redundancy provision of $110,000 in the draft financial statements. However, audit fieldwork testing has confirmed that the provision should be actually $305,000. The provision is understated and profit before tax is overstated. क्योंकि स्टूडेंट जब प्रोविजन हम कम क्रिएट कर रहे हैं तो पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारा ओवरस्टेट हो रहा है. इफ द फाइनेंस डायरेक्टर डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करेगा तो प्रोविजन हो जाएगा अंडरस्टेटेड, पीबीटी हो जाएगा ओवरस्टेटेड. The provision included is $110,000. It should be $305,000. Hence, an adjustment of $195,000 is required, which represents 7.5% of PBT and 1.1% of total assets. मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पे PBT और total assets given होता है तो उसका पर्पस होता है यहां पे मटीरियलिटी, यानी कि 5% से ज्यादा है ये और 1% से ज्यादा है ये total assets का. So that's why it is a material matter. ये कोई छोटा मोटा इश्यू नहीं है. If management does not adjust the redundancy provision, अगर मैनेजमेंट इस प्रोविजन को एडजस्ट नहीं करता है, द ऑडिट ओपिनियन विल नीड टू बी मॉडिफाइड. तो फिर हम क्या करेंगे, ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे. सीधी सी बात है, ये मटेरियल एलिमेंट है, एडजस्ट नहीं करोगे तो फिर ऑडिट ओपिनियन डेफिनेटली यहां पे मॉडिफाई होके रहेगी. एज प्रोविजंस आर अंडरस्टेटेड and profit overstated, there is a material misstatement which is not pervasive. Material misstatement तो है
बट ये परवेसिव इन नेचर नहीं है। Therefore, a qualified opinion would be necessary, stating that opinion is qualified except for, मतलब except for this provision, बाकी सब ठीक है। A basis for qualified opinion paragraph would also need to be included subsequent to opinion paragraph. Opinion paragraph के बाद basis for qualified opinion paragraph भी आपको देना पड़ेगा। Students, ये सारी चीजें हम लोग जो है रिपोर्टिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। This would explain the material misstatement in relation to the redundancy provision and the effect on the financial statements. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स, मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को, एक एक जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप लोग थॉरोली करते जाइए, तभी एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार का कोई केस स्टडी आएगा तो आप उसको बड़े आराम से जो है अच्छे से आप उसको डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।